दोस्तों फिर से आज एक और बहुत ही स्पेशल क्लास मध्य प्रदेश और भारत की जनगणना का हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बताने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को भी हम 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। लगातार मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं ऐसे 30 मिनट वाली सीरीज के, और जो बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि ये समय बचा करके 7 से 8 या 10 क्लास में पढ़ने वाली चीज को मात्र 30 मिनट में इसमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही एक और स्पेशल क्लास है जो कि महत्वपूर्ण है। आप में से कई लोगों को लगता है सर ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, आपने फिर सही तरीके से पीवाईक्यूज नहीं किए हैं। पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जनगणना हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है। हाँ, लेकिन कम प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी आपको यदि 30 मिनट में ही कुछ ऐसा बता दिया जाए जिससे जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं वो यदि आपसे 30 मिनट में ही बन जाते हैं इतना पढ़ने से, तो उसमें बुराई वाली बात क्या है। तो पहले तो मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दिखाता हूं जो पिछले बार आए थे, ताकि आपको एक टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको कुछ पहले पुराने एमसीक्यूज दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए 2017 के एमसीक्यू हैं। कुछ ही प्रश्न आए थे, जैसे कि एक प्रश्न आया था कि किस वर्ष भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है। अगला प्रश्न एक आया था, भारत में जनगणना कितने अंतराल पर की जाती है। एक प्रश्न आया था, स्वतंत्रता से लेकर के अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है। एक प्रश्न आया था, 1991 से 2001 में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सर ये 5 प्रश्न है, ये 5 प्रश्न है जो कि हमारे पिछले बार महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में हमें देखने को मिले थे। तो हमें थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। देखो यार, सिलेक्शन के लिए ना एक एक नंबर काफी है, और रियलिटी में मैं आपके उन नंबरों को बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं। और भी टीचर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ स्पेशल चीजें आपके लिए ला रहा हूं जहां पे आपके नंबर कट सकते हैं, वहां पे गलतियां ना करें। और यदि 30 मिनट को पढ़ने से आपको कुछ मिल सकता है तो मिले। वैसे मैं 2 मिनट बर्बाद कर चुका हूं बताने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं। तो पहले हम मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे भारत के आंकड़ों की। दोस्तों पहली बात तो आपको वैसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। कई लोगों को 52 ही पता होंगे, लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं, क्योंकि 3 नए जिले बनाए जा चुके थे। 53वां जिला रीवा से अलग करके मऊगंज बनाया गया था। ठीक है, सतना से अलग करके मैहर को 55वां जिला बनाया गया था, और छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्ना को 54वां जिला बनाया गया था। तो 5 जिले, 3 जिले और बढ़ गए थे, तो जिलों की संख्या 55 है। तो हमें इन्हीं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ आंकड़ों को पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। देखिए यहां पर मैं आपको 30 मिनट में हर चीज रटवा नहीं दूंगा, लेकिन 30 मिनट में वो कंटेंट और वो डेटा उपलब्ध करवा सकता हूं, उन डेटा को दिखा सकता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट एज पूछे जा सकते हैं। यदि आप एक बार मेरे द्वारा पढ़ाने से एक बार इसको देख लेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे और इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपके पास वो कंटेंट रहेगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है तो आपके सामने आप सही टिक करके आएंगे और आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो एक मिनट में याद करेंगे, 7,26,26,809। दोबारा बोलेंगे, 7,26,26,809। ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो ऊपर लिखी हुई है। पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है, पूरे भारत की, उसका लगभग 6% है। 5.99 भी लिख किया जाता है कई बार, यहां पर 6%। पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 6% है। और आप गूगल में कभी जनगणना के आंकड़े देखने मत चले जाना, गूगल वर्तमान की जनगणना बताएगा, और हमें जनगणना वर्तमान की, आज की नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है 2011 की जनगणना, क्योंकि लास्ट बार जो जनगणना के आंकड़े हैं वो 2011 में ही आए थे, और उसी के आधार पर आपको चीजें बताई जा रही हैं। यहां पे परसेंटेज याद कर लीजिएगा, इतना बड़ा नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है पुरुष और महिला का। यहां पे महिला की तुलना में पुरुष थोड़े से ज्यादा है। 51.7% आपको पुरुष मिलेंगे, और 48.3 दोनों को जोड़ोगे तो 100% आएगा। 51.7 और 48.3% पुरुष और महिला का रेशियो है। ये 3 आंकड़े आपको पता होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, साक्षरता दर। महिला विशेष और बच्चों का विशेष आपका एग्जाम है, तो बच्चों और महिलाओं के जो आंकड़े हैं वो आपको अवश्य पता होने चाहिए। सर साक्षरता दर मध्य प्रदेश में टोटल 69.3% है, 69.3% है, यानी कि इतने लोग क्या बोलते हैं, साक्षर हैं। लेकिन जहां तक कि मैं मानता हूं, जहां तक कि मैंने बहुत से एग्जाम देखे हैं, समझे हैं, उनमें कभी भी साक्षरता दर का आंकड़ा या फिर नंबर्स नहीं पूछता है, उसका पूछता है परसेंटेज। तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने अलग से लिखा है, जो आपको पढ़ना है वो परसेंटेज पढ़ने हैं इसके। ठीक है,
परसेंटेज महत्वपूर्ण है। क्लियर? ऊपर जनसंख्या पूरी पता होनी चाहिए, यहां पर आपसे परसेंटेज, साक्षरता दर में हमेशा परसेंटेज ज्यादा पूछता है रेदर देन कि वो उसका पूरा नंबर पूछ ले। तो 69.3 लगभग 70% मध्य प्रदेश में साक्षरता है। 78.7% पुरुषों की है, ये पुरुषों की साक्षरता है, और महिला की साक्षरता 59.2%। दोनों की जोड़ेंगे तो आपका ये 69.3% के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, 20.3%। लेकिन जो लोग पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको इस टॉपिक को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। नए छात्रों को पढ़ना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 तक जो भी जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, तो 2001 की तुलना में 2011 में 20.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश का हिस्सा 6% लगभग है, ऊपर 5.99 लिखा था, मैंने पहले ही 6% करके बताया था। भारत की जनसंख्या में एमपी का हिस्सा 6% के लगभग आता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी कुछ जिलों की बात करते हैं, ये भी कुछ महत्वपूर्ण जिले की बात करेंगे। सबसे ज्यादा वृद्धि दर इंदौर जिले की है, लेकिन जो देखो मैं आपको बहुत से आंकड़े बता रहा हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पे मैं अलग से मार्क कर दूंगा ताकि आप उनको एक बार अवश्य देखें। ठीक है, यहां के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, शीर्ष वृद्धि दर, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ी है, ये दोनों महत्वपूर्ण डेटा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर जिले में देखी गई है 32%, सबसे कम वृद्धि दर अनूपपुर की रही है 12.3%, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल है, ये भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा है, लेकिन अब यहां पर नवीन जिले आ जाएंगे। जो हरदा है ना, ये 2011 के आधार पर है, लेकिन अभी 2011 के बाद वाली जनसंख्या आई नहीं है, तो आपको हरदा को ही टिक लगाना है। ठीक है, वर्तमान का, क्योंकि अभी कोई जनसंख्या आई नहीं है। सबसे बड़ी तहसील इंदौर है, ये बहुत कॉमन है, सालों से वही चला आ रहा है, कोई बदलाव नहीं हो गया, एक बार बस इसको देख लीजिएगा, हो गया। ठीक है सर, आंकड़े जनसंख्या में बहुत प्रकार के पूछे जाते हैं। लिंगानुपात पूछा जाता है, जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, कि इतने पुरुषों पे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिला की जनसंख्या होगी उसको लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो बोलते हैं। जनसंख्या हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता, ये 4 ऐसे आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 प्रति 1000 पुरुष। मध्य प्रदेश का 931 है 2011 के हिसाब से। कोई पूछता सर भारत का कितना है, तो भारत का लिंगानुपात है 943 2011 की जनगणना में, ये भारत का है, और एमपी का 931 है। ठीक है, 931 है। सर आपको एक जिले पता होना चाहिए, एमपी पीसीएस में तो क्वेश्चन कई बार आया है, पिछले बार भी आया था कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, तो बालाघाट 1021, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। अलीराजपुर 1011, मंडला 1008, डिंडोरी 1002 और झाबुआ 990। सर जो विशेषतः ये क्या बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है, लिंगानुपात ज्यादा है, ये पता होना चाहिए। सबसे कम लिंगानुपात का है तो आपने सुना होगा भिंड और मुरैना, इनका नाम अवश्य सुना होगा। भिंड और मुरैना मध्य प्रदेश के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे कम मिलेगा भिंड में 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, 873 दतिया शिवपुरी। आप गौर से देख पा रहे होंगे भैया, पांचों के पांचों जिले आपके श्योपुर चंबल वाले, जो डाकू वाला एरिया होता है ना, आसपास के जिले हैं सारे, यहां पर सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा, सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। एक सबसे कम वाली लिस्ट आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, इसका खाली 1-2 आंकड़े मैं बताऊंगा, सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है 236 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब मैंने 1 किलोमीटर ऐसा लिया, 1 किलोमीटर ऐसा लिया, तो मेरा ये 1 वर्ग किलोमीटर बन गया। इस 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे होंगे वो जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 236 लोग रहते हैं। अरे सिंपल सी बात है, एरिया काट, जनसंख्या का एरिया से डिवाइड दे दिया तो जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश में भोपाल है, 855 प्रति व्यक्ति, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी 94, यानी कि डिंडोरी का
पॉपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है, इसलिए यहां पर 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। इसके सारे आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और मैं बता रहा हूं, इनको आप ले लो, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं कहलाते हैं, बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लेना इनको, ठीक है। यदि मैं टिक नहीं लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट, साक्षरता के कौन कौन से आंकड़े पता होना चाहिए। प्रदेश की साक्षरता आपको बता दी गई थी कि 69.3% है, महिला पुरुषों की बता दी गई थी। सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला सुन लो, सबसे साक्षर संभाग जबलपुर है, सबसे कम साक्षर संभाग ये इंदौर, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला जबलपुर 81.1% है, सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सर, कई बार पूछा गया है। देखो ये दो पर्पज से इंपॉर्टेंट है, यहां पर एसटी बहुत ज्यादा निवास करता है, जनजाति बहुत ज्यादा निवास करती है, जनजाति बहुत ज्यादा निवास करती है, अलीराजपुर वाले क्षेत्र में भील जनजाति बहुत ज्यादा निवास करती है, ठीक है। और एक पिछड़ा हुआ एरिया भी है, यहां पर महिलाओं की दृष्टि जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा है, इसलिए अलीराजपुर को टारगेट किया जाता है कि यहां की साक्षरता को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, 36.1% यहां पे साक्षरता है, और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता जिला वाला जो जिला है वो जबलपुर है, 81.1%। क्लियर होगी बात। बाकी पुरुष साक्षरता में इंदौर नंबर 1 है और महिला साक्षरता में भोपाल नंबर 1 है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये जो चीज महत्वपूर्ण नहीं थी वो मैंने हटा दी थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सिर्फ इतने ही आंकड़े आपको बताए हैं, ज्यादा आंकड़े नहीं है। इसके अलावा हम जो आंकड़े पढ़ेंगे, मैंने मतलब कि जो बहुत फिल्टर वाले आंकड़े होते हैं ना कि भाई अब यहां से प्रश्न भी पूछना है तो पूछेगा और कहीं से नहीं, ऐसे आपको मध्य प्रदेश के बताए हैं। शुरू के 10 मिनट के वीडियो में हमने अपने एमपी की जनगणना के महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए हैं। सर दोबारा बता रहा हूं क्या क्या देखना है आपको। आपने मध्य प्रदेश की जनसंख्या देख लिया, साक्षरता दर टोटल देख ली, पुरुष महिला की वृद्धि दर देख लिया आपने क्या बोलते हैं बड़े जिले छोटे जिले देख लिए, आपने लिंगानुपात का बड़ा और जो कम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो देख लिए, आपने जनसंख्या घनत्व के महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिए, आपने 10 की वृद्धि को उतना महत्वपूर्ण नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया था। साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको याद रखना टोटल 69.3% यहाँ की। साक्षर संभाग सबसे ज्यादा जबलपुर है, साक्षर जिला सबसे ज्यादा जबलपुर है, लेकिन पुरुषों में महिला आगे है, इंदौर आगे है, और महिलाओं में भोपाल आगे है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला है, याद रखना है। अब हम दोस्तों करेंगे बात भारत की जनगणना की। हमने मध्य प्रदेश का जो भी पढ़ना था वो इतनी देर में हमने पढ़ लिया, ज्यादा नहीं पढ़ना, 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका। भारत की जनगणना 2011, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हम बारे में बात करेंगे। इसमें सर आपको क्या क्या मिलेगा, सामान्य जानकारी मिलेगी, जनरल इंफॉर्मेशन, जनसंख्या मिलेगी, तो कुछ चीजों का एरिया है, लेकिन एरिया वाले पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मेरे पीडीएफ में सारे शामिल हैं, पीडीएफ पहले बनाई गई थी, लेकिन मैं दिखा दूंगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एरिया का पूछे जाने का संभावना ना के बराबर है। जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण है, साक्षरता, ठीक है, बताऊंगा सारे, लेकिन हम फोकस करेंगे जनसंख्या या अन्य चीजों वाले आंकड़ों में, साक्षरता या घनत्व वाले आंकड़ों में, जहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रहती है। कुछ पहले महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम चर्चा करते हैं। सर एक क्वेश्चन आए थे, मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, पुराने क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताते जाऊंगा वो आप नोट भी करते जाएंगे और बाकी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। सबसे पहला सर, पहली बात तो ध्यान देना, जो जनगणना है किसका विषय है, जनगणना क्या केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का। जनगणना जो है सर केंद्र सरकार का या फिर केंद्र सूची का विषय है। जनगणना का काम केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य के सहयोग से करती है, ठीक है, अकेले नहीं कर सकती है। क्लियर होगी बात ना, राज्य के सहयोग से करेगी और संघ का विषय होगा। यहां पर लिखा भी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, केंद्र सूची यानी कि संघ सूची में आता है। भारत में जो जनगणना होती है वो 10 सालों के अंतर में होती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 के बाद 21 में होनी थी, लेकिन 21 में कोरोना आ गया था तो इसलिए 21 में नहीं हो पाई। 21 वाली जनगणना इस वर्ष 2025 में काम चल रहा है, कुछ दिनों के बाद नए आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो 2011 वाली ही हम फॉलो करते हैं। 10 की जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और 2011 की जिन्होंने जनगणना करवाई थी उनका नाम याद रखिएगा। जो जनगणना आयुक्त थे, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त थे 2011 के, इनका नाम था सी चंद्रमौली, इनका नाम पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना जिन्होंने करवाई थी उनका नाम था सी चंद्रमौली, ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त थे, याद रखिएगा। भारतीय और एक किस अनुसूची में आएगा संविधान की, तो 7वीं अनुसूची में जो क्या बोलते हैं संघ सूची है उसमें लिखा हुआ है।
भारतीय जनगणना अधिनियम 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई हैं, याद रखेंगे। ध्यान देना, यदि कोई आपसे पूछेगा सबसे पहले जनगणना कहां पे कराई गई, दुनिया में पहली बार जनगणना हुई थी स्वीडन में 1749 में। पहली 10 की जनगणना, 10 की का मतलब होता है 10 सालों के अंतर। भारत में जो जनगणना चलती है वो 10 साल के अंतर में चलती है, अमेरिका में हुई थी। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में हुई थी। भारत में पहली 10 की जनगणना, एक होती है साधारण जनगणना, एक होती है 10-10 सालों वाली जनगणना। हम जो आज फॉलो करते हैं वो 10 की जनगणना है, 10 की का मतलब होता है 10 सालों के अंतर में। और भारत में पहली 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन ने करी थी 1881 में। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत में शुरुआत की थी किस चीज की, स्थानीय प्रशासन की, यानी कि शहरी प्रशासन की। इसीलिए इनको स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नेंस का फादर कहा जाता है, ठीक है। पहले जनगणना आयुक्त जो थे वो थे WC प्लाउडेन। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है जनगणना के। क्लियर होगी बात ना। सर, नई जनसंख्या नीति घोषित की गई थी भारत में 15 फरवरी 2000 को। नई जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। भारत में नई जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। नई जनसंख्या नीति का मतलब है कि भाई भारत में भीड़ बढ़ रही है, परिवार नियोजन का तरीके अपनाइए और इस भीड़ में योगदान ना दीजिए, कम से कम पैदावार कीजिए, ठीक है। परिवार नियोजन लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भारत था। 1952 में भारत ने परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को अपनाया था। परिवार नियोजन का प्रतीक होता लाल रंग का उल्टा त्रिभुज, एक त्रिभुज जो कि लाल रंग का होगा उल्टा, एक त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ, फैमिली प्लानिंग। एक त्रिभुज जो है ये साइन है परिवार नियोजन का। जनसंख्या नीति 2015 फरवरी को आई थी, ठीक है सर। एक ग्रोथ रेट है सर। ध्यान देना दोस्तों, आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना है। 1921 को महान विभाजक ईयर कहा जाता है। भारत में पहली बार ऐसा देखा गया था 1921 की जनगणना में कि जनगणना पुरानी जनगणना से नीचे चली गई थी, यानी कि 1911 में जो जनगणना थी उससे कम जनगणना 1921 में आई थी। पहली बार ग्राफ, कभी भी पूछ लिया जाए कि एक हमें ऐसा वर्ष बताओ जिस टाइम पे जनगणना नीचे चली गई हो। जब 1921 की जनगणना के आंकड़े आए थे तब पहली बार जनगणना नीचे चली गई थी। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 1911 से 21 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक था जिसने जनसंख्या 0.31% की 10 की गिरावट देखी गई थी। यह वह दशक था जब वर्ष 1918 में फ्लू महामारी का प्रकोप फैला हुआ था, जिसमें कम से कम 12 मिलियन लोगों की जान गई थी। इसलिए वर्ष 1921 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। मैंने पहले बताया था 1911 से 1911 से 1921 के बीच में पहली बार जनसंख्या में कमी देखी गई थी। नॉर्मली जनसंख्या हमारी बढ़ती है, उसमें कमी देखी गई। उसका कारण था कि भारत में बीमारी, आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे फ्लू महामारी फैली थी, प्लेग फैला था जब महामारी के रूप में आया था। तो इसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हुई थी कि जनसंख्या कम हो गई थी। तो पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको जनसंख्या डिक्लाइन मिलेगी, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। सर, इस प्रकार के कंटेंट को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और डेडिकेशन लगता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक क्लास जब हम 1 घंटे की लेते हैं ना, तो हमें उतना टाइम नहीं देना पड़ता जितना इस प्रकार की आधे घंटे की क्लास के लिए टाइम देना पड़ता है, और उसका बेनिफिट खैर आपको मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद करने का तरीका है 1 और 1 2 होने चाहिए, लेकिन 1 और 1 चाहें तो 11 बना सकते हैं। ये तरीका है 11 जुलाई को याद करने का। भीड़ बढ़ाने, जनसंख्या का मतलब भीड़ है। 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन 11 भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जनसंख्या 11 जुलाई को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल मनाते हैं 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। कितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए। 2011 की जनगणना अब यहां से शुरू होती है, तो बेसिक पॉइंट बता रहा था इतनी देर से मैं, ठीक है। अब यहां से 2011 की जनगणना शुरू होती है। चलिए, कुछ आंकड़े हैं, इनका पहली स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी थोड़ी देर बाद काम आएंगे। आई हो सब तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसका भी ले लिया होगा। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल से, लेकिन ये आपने देख लिए होंगे। चलो, अब हम वापस से बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण पॉइंट। अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना।
मैं आपको भारत की जनगणना 2011 की बताने वाला हूं, समझिएगा। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है इस एग्जाम में। हाँ, जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, पूछ लीजिएगा। 2011 के आधार पे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 5,69,573 है। 121 करोड़ 5,69,573 ये जनसंख्या है 2011 के हिसाब से भारत की। वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है, वर्तमान में, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा वर्तमान का, फिर भी बता देता हूं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है, 140 करोड़ प्लस है। नंबर 1 देश बन गया है हमारा भारत, ठीक है, जनसंख्या के मामले में। लेकिन हमें 2011 की जानकारी रखनी है। इसमें सर देखा जाए तो पुरुष 62 करोड़ और महिलाएं 58 करोड़ हैं। ग्रामीण यदि कोई पूछ ले तो ग्रामीण आबादी भारत में ज्यादा है, 83.35 करोड़ ग्रामीण है, शहरी 37.71 करोड़ है। जिनको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है उनके लिए है, बाकी तो हम कह रहे हैं कि भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं मार्क करता जाऊंगा, ठीक है, उस पर मैं डिब्बा बनाता जाऊंगा, ठीक है। परसेंटेज में याद रखिएगा, भारत में ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण का परसेंटेज 68.8 है, शहरी का परसेंटेज 31.2 है, ठीक है। 31.2% शहरी और 68.8% ग्रामीण, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि भारत में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति। मध्य प्रदेश में कितने रहते हैं? मध्य प्रदेश, जल्दी बताइए। बताना नहीं है, लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा मेरी क्लास को, अभी रिकॉर्डेड क्लास है, फिर भी मैं कह रहा हूं जल्दी बताइए। 236 है एमपी का, ठीक है, 236 एमपी का है और 382 व्यक्ति किसका है? ये है हमारे भारत का, ठीक है। 2001 में यही जनसंख्या घनत्व 325 हुआ करता था, जो बढ़ करके 2011 में 382 हो गया, वो मैंने एमपी का लिखा हुआ है। भारत की साक्षरता दर 74% है, भारत की साक्षरता दर 74.04 है। एमपी की दोबारा रिवाइज करवाते हैं, एमपी की कितनी थी? एमपी की साक्षरता दर, यदि एमपी की इसी के बगल में लिख दें तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी 69.6%, 69 पॉइंट समथिंग परसेंट था, मुझे खुद, हाँ इतना कुछ, कितना था? 69.6 था या 3 था, ठीक है, 69 पॉइंट, एक मिनट बस वेट करेंगे, 69.3 था, ठीक है, 3 ही है, मुझे लग रहा था कि 6 है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा हूं, कल हमने एक क्लास ली थी और वो क्लास थी डेट योजना वाली, उसके लिए भाई थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसमें सुधार कर लीजिएगा। मैंने वैसे कमेंट कर दिया था और करवा दिया था कि उसको सही कर लेना। मैंने कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पढ़ाया था आप लोगों को, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 है, सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 है, और यही सही है। मैंने पीडीएफ में 15 जनवरी लिखा था, इतना टाइम रहता नहीं है कि बहुत क्रॉस चेक कर पाए, तो 22 जनवरी सही है, वो वाला पॉइंट वहां पर पीडीएफ में मिस्टेक था, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा 22 जनवरी। और एक और लक्ष्य प्रोग्राम 2018 में कोई काम हुआ था, उसकी डेट लिखी थी, लेकिन लक्ष्य प्रोग्राम की ओरिजिनल डेट दिसंबर 2017 थी लॉन्चिंग की, उसमें जो डेट लिखी थी वो लक्ष्य के किसी कार्यक्रम की डेट लिखी हुई थी। लक्ष्य प्रोग्राम की एक, जो मैंने नीचे एक आपको कल योजना बताया था, लक्ष्य प्रोग्राम दिसंबर 2017 लॉन्चिंग था, तो एक कुछ करेक्शन है उसमें सही कर लेना। आंकड़े वाले डेटा होते हैं, ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करेंगे। भारत का लिंगानुपात 943 है। मैंने एक क्वेश्चन यूट्यूब पर कराया था कुछ टाइम पहले, उसमें बताया था कि वर्तमान में 1020 हो चुका है, लेकिन वो स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यहां पर एक आंकड़ा याद करवाता हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 2019 से 21 के बीच में हुआ था, 5वां NFHS5, इसके हिसाब से बोल रहा है कि अब 1020/1000 है, यानी कि लिंगानुपात 1020 हो चुका है भारत में, NFHS5 बोलता है, जबकि हमारा जो क्या बोलते हैं 2011 की जनगणना है बोलती है कि 943 है, भाई उतना नहीं पहुंचा है। शिशु लिंगानुपात यानी कि जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनका 919 है। दशकीय वृद्धि दर, भारत में वृद्धि दर कितनी रही है 2001 से 11 के बीच में, जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो 17.7% का भारत में ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। भारत में एससी कितनी है, तो भारत में एसटी की जनसंख्या 20.14% है, भारत में एसटी की जनसंख्या 10.43% है। आदर्श वाक्य मोटो जो था, ये था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। प्रगणक शिक्षिका जो ये मैडम बनी हुई है, ये लोगो है 2011 की, ये तस्वीर थी 2011 की जनगणना की फोटो की, इनका नाम था
प्रगणक शिक्षिका, ये मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था। इस शुभ वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। एसटी एससी की जनसंख्या और परसेंटेज लिखा हुआ है। राज्य बाढ़ आंकड़ों में अब आपको मैं हर चीज की, देखिए दोस्तों मैं फोटो बस दिखा पाऊंगा, आपको उसको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत तुरंत आप पूरा डेटा याद नहीं कर पाएंगे और इस वीडियो का जो टाइम था हमारे उससे ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट मेरी दूसरी क्लास है तो मैं इसको 1 मिनट बाद इस वीडियो को कंप्लीट करके बंद कर दूंगा, लेकिन सारी चीजें आपको दिखा दूंगा, उनमें से जो चीज पढ़नी है उनको आप टिक कर लीजिएगा। आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर होगी बात। यहां पर सबसे छोटे राज्य लिखे हैं क्षेत्रफल में, जो कि आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां पे जनसंख्या के आधार पे बिल्कुल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। भारत के जो सबसे 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं ये अवश्य पढ़ने हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल अवश्य पढ़ने हैं। सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली है, ये बताया गया है। जनसंख्या के मामले में भारत के सबसे जो छोटे राज्य हैं वो आपको पढ़ने हैं, यहां पे टॉप 5 राज्य लिखे हैं। सबसे छोटा यूटी जो है लक्षद्वीप है, ये आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 10 की वृद्धि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टॉप वाला पढ़ लीजिएगा। मेघालय में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि हुई है। सबसे कम 10 की वृद्धि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ये एमपीपीएससी में आया था नागालैंड का, ये इंपॉर्टेंट है टॉप वाला, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मत देखिएगा। नागालैंड एकमात्र था जहां पे न्यूनतम 10 की वृद्धि माइनस में देखी गई थी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, लोग ज्यादा हैं, जगह कम है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के 5 राज्य आपको बताए गए हैं, पढ़ सकते हैं आपको टॉप 5 राज्य, ठीक है। सबसे ज्यादा यूटी के लिए भी लिखा हुआ दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडुचेरी। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर है? 17, 52 सिक्किम, सबसे कम वाले आपके जनसंख्या घनत्व के लिखे हैं, यूटी वो ले लेना। ये लिंगानुपात का डेटा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात पौंडुचेरी में पाया जाता है, ठीक है। सबसे छोटी यूटी अंडमान निकोबार, अच्छा ये यहां से बताना था, ठीक है। चलो ये लिंगानुपात की बात की है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको केरल में मिलेगा, तमिलनाडु टॉप 5 स्टेट है। सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा में, बहुत भ्रूण हत्याएं होती हैं इसलिए यहां पर कम है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब एक सबसे कम वाले राज्य हैं। शिशु लिंगानुपात, अब रेशियो तो सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण उसमें कुछ ही हैं, लास्ट के जो मैंने कुछ बताए हैं। देखो महत्वपूर्ण क्या होगा, लिंगानुपात महत्वपूर्ण है, साक्षरता महत्वपूर्ण है, जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण है। एक 3 आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इसमें देखे स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर भी देख सकते हैं शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। यहां पर आपको साक्षरता बताई गई, साक्षरता अवश्य पढ़नी। सबसे साक्षर राज्य केरल है, पिछली बार आपके एमपी महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल है, टॉप 5 स्टेट केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा लिखा हुआ है। सबसे कम साक्षरता बिहार में है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन सर्च कर लेना, हमारे मध्य प्रदेश की रैंक कितनी आती है साक्षरता में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, मैं बता नहीं पाया हूं लेकिन सर्च कर लेना, अभी ध्यान आ गया, ठीक है। चलो और जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, एक सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है या जाति कहां पर है, इसके पूरे में दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अनुसूचित जाति का है, ये जाति का कम जनसंख्या वाले हैं। ये अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा किस राज्य में है, परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा आपको एसटी सबसे ज्यादा एमपी में मिलेगी जनसंख्या के मामले में, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे कम वाला भी लिखा हुआ है, पर इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा एसटी का कहां है, एसटी परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पर है, मिजोरम में है, ये लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ काम के पॉइंट है, थोड़ा सा मेरे पास समय कम था, मेरी दूसरी एक क्लास है तुरंत बाद, तो मुझे इस वीडियो को तुरंत कंप्लीट करके निकलना पड़ रहा है। आई होप तो कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, सभी को थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो एक टॉपिक बेहतरीन सा कमेंट चाहिए है, उसी के लिए मेहनत कर रहा हूं, और मेहनत कैसी लग रही है, क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है अवश्य बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कौन होगा, @रामसर टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, हैज रामसर टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।